नमस्कार। ज्ञान विविध चैनल में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। हम पढ़ रहे हैं इतिहास 10th क्लास का। जो शुरू के 4 पार्ट है वो इतिहास के हैं, उसी का चल रहा है सेकंड पार्ट में आज हमने लिया है विजयनगर और बहमनी साम्राज्य। इनका आपको ज्यादा विस्तारित वर्णन नहीं है, थोड़ा ही दे रखा है। जो दे रखा है मैं आपको बताती हूँ। विजयनगर और बहमनी साम्राज्य मैंने आपको पहले बताया था। जो तुगलक वंश का सेकंड शासक आया था मोहम्मद तुगलक, उसी समय ये आए थे या बने थे। तो विजयनगर है वो हिंदुओं का साम्राज्य है और बहमनी है वो है मुस्लिम साम्राज्य। और ये कहाँ है? कृष्णा नदी है। कृष्णा नदी जैसे आप मान लीजिए ये मानचित्र है, तो यहाँ कृष्णा नदी है, तो कृष्णा नदी के ऊपर है वो तो है बहमनी साम्राज्य, ठीक है। और इसमें नीचे है वो है विजयनगर, ध्यान रखना। तो उत्तर में है वो बहमनी रहा और नीचे है दक्षिण में वो विजयनगर। और कृष्णा नदी की, ये आपकी कृष्णा नदी है, इसकी एक सहायक नदी है तुंगभद्रा नदी है। इन दोनों के बीच का जो दोआब का क्षेत्र है जिसका नाम है रायचूर, उन्हीं के कारण ही दोनों राज्यों के बीच में लगातार संघर्ष चलता है। तो आपको पहले ये चीज समझनी जरूरी है कि ये कहाँ स्थित है। तो ये कृष्णा नदी के जो ऊपर का भाग है उत्तर का, वहाँ तो बहमनी साम्राज्य है, और कृष्णा नदी के नीचे का दक्षिण का भाग है वहाँ विजयनगर। और कृष्णा नदी की सहायक नदी है जिसका नाम है तुंगभद्रा। और दोनों के बीच का जो यहाँ का क्षेत्र है उसको दोआब का क्षेत्र बोलते हैं। दोआब का क्षेत्र मतलब दो नदियों के बीच का क्षेत्र, और बड़ा ही उपजाऊ होता है। तो इस क्षेत्र को प्राप्त करने के लिए दोनों के बीच में संघर्ष चलता रहता है। तो हम पहले पढ़ते हैं विजयनगर। विजयनगर के जो टॉपिक आपकी बुक में दिया हुआ है उसमें केवल मात्र एक वंशज का वर्णन बताया है, वो है संगम वंश। लेकिन विजयनगर में 4 वंशज आए थे। फर्स्ट आता है संगम, सेकंड आता है साल्लव, थर्ड आता है तुल्लव और फोर्थ आता है अराविंद। कहीं अरविंद भी कहा गया, ठीक है ना, अराविंद वंश। तो इन हम चारों की चर्चा करेंगे। इसमें फर्स्ट और थर्ड इसका वर्णन ज्यादा दिया गया है, सेकंड और फोर्थ का ज्यादा वर्णन नहीं दिया गया। लेकिन आपको तो मुख्य रूप से एक ही वंशज का अध्ययन करना, इसके कई क्वेश्चन आएंगे। तो जो संगम वंश है उसकी स्थापना किसने की? हरिहर एवं बुक्का 2 भाई थे, उन्होंने संगम वंश की स्थापना की। और अपना वंश का नाम संगम वंश क्यों रखा? क्योंकि उनके पिता का नाम क्या था? संगम। ये कौन है? पहले मैं इसका आपको परिचय देती हूँ। हरिहर बुक्का है कौन? तो मोहम्मद बिन तुगलक था, जो तुगलक वंश का सेकंड शासक। उन्होंने काफिले पर अधिकार कर लिया था, और जो हरिहर और बुक्का है वो काफिले के क्या थे? मंत्री थे। तो जैसे ही मोहम्मद तुगलक काफिले पर अपना अधिकार करता है तो इन दोनों मंत्रियों को बंदी बनाकर ले आता है और लाकर कहता है कि आपको इस्लाम धर्म कबूल करना पड़ेगा। तो ये दोनों इस्लाम धर्म कबूल कर लेते हैं। जैसे ही इस्लाम धर्म कबूल करते हैं तो उनको बंदी से छोड़ दिया जाता है या रिहा कर दिया जाता है। वहां से रिहा होने के बाद वापिस से अपने जगह जहाँ काफिले में वहीं जाते हैं, और उनका एक गुरु होता है जिसका नाम है विद्यारण्य। उससे वापिस हिंदू धर्म ग्रहण करते हैं और एक नए साम्राज्य की स्थापना करते हैं जिसका नाम है विजयनगर। तो आज हम विजयनगर का पहला वंश पढ़ते हैं जिसका नाम है संगम वंश। आपको संगम वंश का वर्णन मुख्य रूप से दिया मिलेगा और उसके संबंधित ही आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले मैं संगम वंश का संस्थापक बताती हूँ। संगम वंश के संस्थापक है 2 भाई जिसका नाम है हरिहर और बुक्का। हरिहर एवं बुक्का, इन 2 भाइयों ने ही मिलकर संगम वंश की स्थापना की है। मैंने आपको बता चुकी हूँ इस वंश का नाम संगम क्यों रखा, क्योंकि इनके पिता का नाम क्या था? संगम। संगम के 5 पुत्र थे जिसमें ये 2 पुत्र कौन है? हरिहर और बुक्का।
इन्होंने इस वंश की नींव रखी है या इस वंश की स्थापना की है। अब इसने राजधानी कहाँ बनाई है? विजयनगर। विजयनगर को राजधानी बनाया। ध्यान रखना, कई बार ये छोटा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। संगम वंश के संस्थापक थे हरि और बुक्का, उसने राजधानी कौन सी बनाई? तो कौन सी बनाई है? विजयनगर। विजय का अर्थ होता है जीत और नगर का मतलब शहर, जीत का शहर। अब दो भाई थे, तो इनमें से पहला शासक बनता है हरिहर प्रथम। कौन बना? हरिहर प्रथम। हरिहर प्रथम का ज्यादा वर्णन देखने को नहीं मिलता। इसने होयसेल के सभी क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था। तो होयसेल के सभी क्षेत्रों पर अधिकार हो गया। क्षेत्रों पर अधिकार, ये कार्य किसने किया है? हरिहर प्रथम ने। और इसके बाद में आता है बुक्का प्रथम, जो इसका ही भाई है। यहाँ आपने देखा होगा, यहाँ क्या है, ये परंपरा नहीं चली आ रही है कि राजा के बाद में उसका पुत्र उत्तराधिकारी बने। यहाँ भाई चल रहे। फर्स्ट हरिहर आया, सेकंड उसका छोटा भाई है जिसका नाम है बुक्का। बुक्का प्रथम। मैंने आपको बताया कि ये हिंदू साम्राज्य है और उस समय मुगल काल वंश चल रहा था। दिल्ली के अंदर मुगल काल वंश का शासक था, तो वहाँ सब ओर से इस्लाम धर्म की आवाजाही ज्यादा थी। इसलिए ये हिंदू धर्म को पनपाने के लिए, हिंदू धर्म को आगे बढ़ाने के लिए इस साम्राज्य की स्थापना की है और हिंदू धर्म को ज्यादा से ज्यादा प्रगति करवाएं, इसलिए इन्होंने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की। उपाधि धारण की, ध्यान में रखना, बुक्का प्रथम ने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की है। और वेद से आप समझ गए होंगे हिंदू धर्म से संबंधित रखता है, तो हिंदू धर्म को ज्यादा प्रचार प्रसार कराने के लिए इन्होंने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की। इसकी एक विजय है मथुरा की विजय, तो वो महान विजय के रूप में गिनी जाती है। तो महान विजय है कौन सी है? मथुरा। की विजय। कहीं मथुरा भी दिया गया है, ध्यान रखना, मथुरा को बोला जाता है। तो ये इसकी महान विजय मानी गई है। और एक बात इसकी और आती है, ये जो वेद के भाष्यकार थे को संरक्षण देता है। हिंदू धर्म को ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए ये भास्करों को संरक्षण देता है। भास्कर होते कौन है? जो वेद के मंत्र है उनका उच्चारण करने का कार्य ये करते हैं। ठीक है, तो इन्होंने इसको ज्यादा संरक्षण दिया ताकि हिंदू धर्म को ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ाया जाए। बुक्का के बाद में अगला शासक आता है हरिहर द्वितीय। हरिहर सेकंड आया। हरिहर सेकंड विरूपाक्ष का उपासक था। विरूपाक्ष एक शिव का ही रूप है, ध्यान में रखना। तो विरूपाक्ष का उपासक था ये। उपासक का। दूसरी बात, जब हरिहर सेकंड आता है विजयनगर पर, तो कहते हैं कि इसका साम्राज्य विस्तार बहुत हुआ था। पूरी दक्षिण में इसका साम्राज्य विस्तार हो गया था, या पूरा दक्षिण पर इन्होंने अधिकार कर लिया था। और ये हरिहर सेकंड है, उसको भी कई प्रकार की उपलब्धियां भी प्राप्त हुई है, जैसे राजव्यास है, राज वाल्मीकि है, क्योंकि ये विद्वानों को संरक्षण देता था, इसी कारण इसको ये उपाधियां भी
प्राप्ति होगी। अब हम अगले शासक की ओर चलते हैं। अगला शासक है देवराज प्रथम। देवराज प्रथम है, इन्होंने एक बहुत अच्छा कार्य किया था विजयनगर के। कहते हैं कि सबसे ज्यादा उन्नति हुई है वो इसी के शासनकाल में हुई है। कैसे? इन्होंने जो तुंगभद्रा नदी थी, जो कृष्णा की सहायक थी, पहले मैंने आपको बताया, उस नदी पर बांधों का निर्माण करवाया जिससे नहरें निकाली गई और नहरों के द्वारा बहुत बड़े साम्राज्य में सिंचित व्यवस्था हो गई, जिससे किसानों को लाभ मिला और राजस्व आय भी बढ़ी। तो कहते हैं कि देवराज प्रथम के समय सबसे ज्यादा उन्नति की गई। देखो, एक तो तुंगभद्रा नदी है, बांध बनाए, और दूसरा क्या किया? नहरों का निर्माण करवाया। ये इसकी सबसे मुख्य बात बताते हैं, इसीलिए इसके शासनकाल में ज्यादा उन्नति की बात की गई है। और इसी के शासनकाल में एक इटली का यात्री भी आता है जिन्होंने विजयनगर के बारे में बहुत अच्छी बातें लिखी है। कहते हैं कि उस समय अगर विजयनगर को देखें तो सपनों जैसा लगता था। तो अपने बुकों में इसने बहुत अच्छा वर्णन किया है। तो ये इटली का है यात्री निकोलो कोंटी, यात्री का नाम है, जो कहां से आया है? इटली से। अब आपको ये छोटा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि इटली का यात्री निकोलो कोंटी कौन से शासक के काल में आया था, तो आप क्या बताओगे? देवराज प्रथम के समय। ध्यान में रखना। तो निकोलो कोंटी आया है और उसने विजयनगर की अति शोभा सुंदर अपनी बुकों में प्रशंसा भी की। इसके बाद में आता है देवराज सेकंड। देवराज जो सेकंड आता है, इसने एक उपाधि धारण की है। ये उपाधि के बारे में आपको बच्चों बहुत बार पूछा जाता है और ध्यान में भी रखना। कौन सी उपाधि धारण की है? गजपेटकर। गजपेटकर उपाधि क्या होती है? उपाधि धारण। क्या उपाधि है ये? हाथियों का शिकार करने वाला या हाथियों को मारने वाला, उसको हम क्या बोलते हैं? गज से आप समझ जाओगे, गज का तात्पर्य हाथी होता है, तो आप उससे समझ जाओगे कि गज को हाथियों का शिकार करने वाला। तो इसकी मुख्य बात ये दी गई है कि इसने गजबेटर की उपाधि धारण की है। आगे चलते हैं। अब आगे कई अन्य शासक भी आए, लेकिन उसका आपको ज्यादा वर्णित नहीं दिया गया है। तो अंतिम शासक आता है संगम वंश का। अंतिम शासक विरूपाक्ष सेकंड। एक बात ध्यान रखना बच्चों, आपकी बुक में विरूपाक्ष सेकंड दिया गया है, लेकिन कहीं कहीं इसका नाम अलग भी मिलता है, क्रोड़ देवराज। क्रोड़ देवराज। तो ध्यान रखना, आपके बुक में तो विरूपाक्ष दिया गया, तो ये पूछेंगे अगर कॉम्पिटिशन वगैरह हो उसमें ये क्वेश्चन आए तो आप पहले ऑप्शन पर ध्यान दे लेना। दोनों एक साथ नहीं मिलेंगे, आपको इस दोनों में से एक ऑप्शन दिया मिलेगा, विरूपाक्ष सेकंड दिया मिला हो या मिलेगा क्रोड़ देवराज। ठीक है, ये अंतिम शासक माना गया है संगम वंश का। इतना ही वर्णन आपकी बुक में दिया गया है, लेकिन हम थोड़ा सा इसके और वंशों की चर्चा कर लेते हैं। इसके बाद में सेकंड वंश आता है। सेकंड वंश का वर्णन इतिहासकारों में ज्यादा नहीं मिलता है, ज्यादा नहीं दिया गया है, तो आप इसके संस्थापक और अंतिम शासक दो के बारे में ध्यान रख सकते हो। सेकंड क्या है? सालू वंश। कहां से कहां तक चला है? 1485 से लेकर 1505 ईस्वी तक ये वंश रहा है। इसका संस्थापक है नरसिंह। ध्यान में रखना, सालू वंश का संस्थापक कौन है? नरसिंह। और अंतिम शासक कौन है इसका? बस दो ही बातें ध्यान में रखना है। अंतिम शासक
अंतिम शासक है इमामी नरसिंह। इमामी नरसिंह ये अंतिम शासक है। और इमामी नरसिंह को ही मारकर नए वंश आता है जिसका नाम है तुल्लभ वंश। और तुल्लभ वंश का संस्थापक कौन है? वीर नरसिंह। तुल्लभ वंश, ठीक है। तुल्लभ वंश का संस्थापक कौन बताया मैंने? वीर नरसिंह। ध्यान में रखना। तो ये संस्थापक हुआ वीर नरसिंह। इसके बाद में वीर नरसिंह का छोटा भाई आता है कृष्ण देव राय, ठीक है। सेकंड बना कौन है? कृष्ण देव राय। ये कहते हैं कि इस वंश का प्रसिद्ध शासक रहा है, या विजयनगर का देखा जाए तो जितने भी वंशज आए उसमें सबसे ज्यादा प्रसिद्ध यही रहा है, कृष्ण देव राय। कृष्ण देव राय ने अपने साम्राज्य का भी खूब विस्तार किया, कई प्रकार के नगर बसाए, कई प्रकार के मंदिरों का निर्माण करवाया। और इसने आंध्र भोज एवं अभिनव भोज की उपाधि धारण की है। ध्यान में रखना, जो कृष्ण देव राय है इन्होंने अपने विजयनगर का प्रसिद्ध शासक माना गया है। और इसने आंध्र भोज और अभिनव भोज की उपाधि भी धारण की है। और इसके ही शासनकाल में, कृष्ण देव राय के शासनकाल में अष्टदिग्गज रहते थे। अष्टदिग्गज कौन होते थे? कवि वगैरह जो दरबार में होते हैं ना, वो। अष्टदिग्गज में सबसे ऊपर नाम आता है तेनालीरामा, जो बुद्धि के लिए बड़ा प्रसिद्ध था। ध्यान में रखना, ये प्रसिद्ध भी था और इसके भारत में बहुत किस्से भी चलते हैं। तो तेनालीरामा इसके अष्टदिग्गजों में सर्वस्व ऊपर आता है और ये बुद्धि के लिए प्रसिद्ध था। इतिहासकार तो यहाँ तक कहते हैं कि इसी के कारण ही कृष्णदेव अपने साम्राज्य में इतने विख्यात हो पाए थे। इसके बाद में तुल्लभ वंश का अंतिम शासक आता है। अंतिम शासक जिसका नाम है सदाशिव। तुल्लभ वंश का अंतिम शासक कौन है? सदाशिव। ये ज्यादा इसमें योग्यताएं नहीं थी। इसका एक मंत्री था, जिसका नाम क्या है? राम राय। क्या नाम है? राम राय। तो एक युद्ध होता है, कब होता है? 1556 ईस्वी में, 1565 ईस्वी में, 1565 ईस्वी में होता है तालकोटा का युद्ध। यहाँ इस युद्ध को राक्षस भी नाम दिया गया है, क्योंकि जहाँ ये युद्ध लड़ा गया था उस स्थान का नाम क्या था? राक्षस। तो 1565 ईस्वी में ये युद्ध होता है तालकोटा। किन के मध्य होता है? बहेमनी और विजयनगर के मध्य। और इस युद्ध का नेतृत्व मुख्य रूप से कौन करते हैं? राम राय, जो सदाशिव के कौन है? मंत्री है। तो इस युद्ध में विजयनगर की पराजय होती है और बहेमनी साम्राज्य जीत जाता है। तो यहाँ से कहते हैं कि विजयनगर का अंत की ओर चला था, समाप्त की ओर चल रहा है और बहेमनी साम्राज्य उभर कर सामने आ रहा है। तो इसमें एक अंतिम वंश और आएगा। देखते हैं अंतिम वंश। जो अंतिम वंश है उसका नाम है अराविड। अराविड भी दिया गया है, ध्यान रखना। इसका वंश का काल क्या है? 1570 से लेकर 1650 ईस्वी तक रहा है इसका शासनकाल। और इसके जो संस्थापक है वो कौन है? वो राम राय का भाई था, जिसने सदाशिव को हराकर इस वंश की नींव रखी थी। तेलुकाम, ठीक है। और इसने राजधानी परिवर्तन कर ली थी
क्योंकि विजयनगर पर बहमनी साम्राज्य की स्थापना हो गई थी जब उन्होंने अधिकार कर लिया था, इसलिए इसने ये इसने राजधानी बना ली थी। अब हमने विजयनगर के चारों वंशजों का वर्णन पढ़ लिया है। संगम वंश फर्स्ट है, सेकंड बाद में पल्लव, फिर तुगलक और अरविंद। आपके मुख्य रूप से केवल संगम वंश का पूछा गया है, ठीक है। अब हम चलते हैं बहमनी साम्राज्य की ओर। थोड़ा सा बहमनी साम्राज्य का वर्णन पढ़ लेते हैं। मैंने आपको पहले बता दिया था कि बहमनी साम्राज्य किधर है और विजयनगर साम्राज्य किधर है। तो कृष्णा नदी के जो ऊपर का हिस्सा है, मतलब उत्तर का भाग है, वहां है बहमनी साम्राज्य, और कृष्णा नदी के नीचे का जो दक्षिण का भाग है वहां है विजयनगर। और दोनों राज्यों के बीच में संघर्ष किस बात का चल रहा था? जो दो आप का क्षेत्र था। दो आप का क्षेत्र क्या होता है? दो नदियों के बीच का क्षेत्र, वो बड़ा उपजाऊ होता है और उपजाऊ के कारण उस क्षेत्र को सभी प्राप्त करना चाहते हैं और इसी कारण दोनों के बीच में संघर्ष चलता रहता है। तो बहमनी साम्राज्य के मैं सबसे पहले आपको संस्थापक के बारे में बता देती हूँ। बहमनी साम्राज्य, बहमनी साम्राज्य के संस्थापक भी मोहम्मद तुगलक के कारण हुए। मैंने आपको जब तुगलक वंश पढ़ाया था तो उसमें सेकंड वंश आता है मोहम्मद तुगलक, तो उसकी मैंने आपको 5 योजनाएं बताई थी। उसमें एक सेकंड योजना थी देवगिरी को अपनी राजधानी बनाना। तो जब मोहम्मद तुगलक अपनी राजधानी देवगिरी बनाता है तो उसी समय ये दो वंशज उभर कर सामने आते हैं, विजयनगर और बहमनी साम्राज्य, ठीक है ना। तो इसका बहमनी साम्राज्य को जो संस्थापक है उसके 2-3 नाम मिलेंगे, अभी बताती हूँ मैं आपको। जैसे हसन मिलेगा, जफर खान मिलेगा और बहमन भी मिलेगा, इसलिए इसका नाम बहमनी पड़ा है। तो वो किसके यहाँ कार्य कर रहा था? मोहम्मद तुगलक के यहाँ। तो मोहम्मद तुगलक की वो योजना जानने के बाद उन्हें अमीरों का सहयोग लेकर, अमीरों की सहायता लेकर अपने नए वंश की स्थापना कर ली थी, जिसका नाम क्या रखा था? बहमनी साम्राज्य। तो इसका संस्थापक 2-3 नामों से जानेंगे। हसन एक नाम, और इसका सेकंड नाम आता है जफर शाह, और तीसरा नाम आएगा बहमन वंश। बहमन वंश क्यों आता है? ये फारस का जो वीर योद्धा था बहमन शाह, उसका वंशज है, इसलिए इसको बहमन वंशज भी कहते हैं। तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। अगर आपको संस्थापक पूछे तो हसन आए तो भी राइट है, जफर शाह आए तो भी राइट है, और बहमन आए तो भी राइट है, क्योंकि ये तीनों